ऐसा नहीं था कि मैं कोई बिज़नेस बैकग्राउंड से हूँ या मेरी फैमिली बिज़नेस बैकग्राउंड से है। बस मैंने बीटेक करा है, एमटेक करा और फ्रेंड्स के साथ मस्ती मारने मैं देहरादून गया था। देहरादून में जा कर के हमें वही वापस पटियाला लौटना था। तो बस पटियाला की नियरेस्ट चंडीगढ़ इज़ अ लोकेशन, तो हमने देहरादून से चंडीगढ़ के लिए बस सर्च करी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो कोई भी बस अवेलेबल नहीं थी। तो वहीं एक थॉट है कि यार देहरादून चंडीगढ़ दोनों ऑलमोस्ट ईयर 1 सिटी है यार, और ऐसा क्या है जो ये इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है ओटीए प्लेटफॉर्म पे। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करा, ऑनलाइन पे देखा, तो फिर पता चला कि ये 95% जो बस इन्वेंट्री है वो डिजिटाइज है ही नहीं इंडिया में। राइट नो वी आर डूइंग 90% ऑफ ऑक्यूपेंसी। 90% हो जाता है। My God, that's very high. That's commendable. जो जनरली आप लोग कंडक्टर बोलते हो कि अच्छा। हमारे केस में सिंस ही इज़ अ ट्रेन्ड गाय, उसको हम थोड़ा शर्ट पैंट टाई और प्रॉपर यूनिफॉर्म देते हैं, तो इसलिए हम उनको बस बड़ी बोलते हैं। आप कह रहे हो कि कभी थॉट नहीं था बिजनेस का, और फिर ऐप बना के, वेबसाइट बना के, लॉन्च करके, लोग रख के, गाली खा के, ऐसा एपेटाइट होता नहीं है लोगों में। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ। मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो कॉर्पोरेट वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं, मैं बोलता हूँ यार मैं कभी सोचा नहीं शायद मैंने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, बिजनेस बिल्ड होगा नहीं होगा, एग्जीक्यूट। डर नहीं था? डर नहीं था। डर नहीं लगता था कि बिजनेस नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे रेड बस है, अभी आप लोग आ गए हो, 2-3 और प्लेयर्स आ गए मार्केट में, ये इनको अप्रोच नहीं करते कि मैं तुम्हारा पूरा डेटा अगर ऑनलाइन ले आऊँ तो तुम्हारा फिल रेट्स बढ़ेगा, तुम्हारा प्री बुकिंग बढ़ जाएगा सिग्निफिकेंटली। कैश का काम है, टैक्स सेविंग का। अगर आपके पास ऑलरेडी लेट्स से आप बसेस चला रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं दिल्ली से या फिर जो भी कोई XYZ सिटी है, मुझे इतना का वाउचर, हमारे बिजनेस में इसको वाउचर बोलते हैं कि इतने का वाउचर बनना चाहिए। अगर वो आपको कैश से मिल रहा है तो फिर ऑनलाइन करके क्यों आप ट्रांजैक्शन शो करना चाहोगे? ये बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है हमारे भारत के इकोसिस्टम का अभी भी, कि 85-90% बिजनेस अक्रॉस सेक्टर्स, अब मानेंगे नहीं, मैं भी एजुकेशन में एक बिजनेस चलाता हूँ, और जो रोड ब्लॉक्स वहीं आते हैं फाइनली कि अक्रॉस सेक्टर्स देयर इज स्टिल कैश ट्रांजैक्शन हैपनिंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बढ़ता इंडिया देखो। आज हमारे साथ है अनिमेश फ्रॉम लीफी बस, a segment where we are growing by leaps and bounds, and also a segment you will be shocked to know is still 85% unorganized. A software engineer who decided to pursue his career into the EV segment and is now building for the future. Although right now they are just there in one route through 6 of their buses, we are looking into a future where EV will take over and Leafy Bus is going to play a pivotal role. आइए देखते हैं एपिसोड। अनिमेश, वेलकम टू बढ़ता इंडिया देखो। आपका बहुत ही यूनिक और डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, जिसके लिए हम भी बहुत इंटरेस्टेड हो गए जानने के लिए कि ऐसा क्या कर रहा है लीफी बस, जिसके कारण बिना मार्केट के आए ही इतना शोर मच गया है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट, एक तो सेक्टर है ईवी वाला जहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ है, और दूसरा बस में ईवी सेगमेंट लाना और उसको विद द प्रॉमिस ऑफ स्केल बड़ा करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 क्वेश्चन है जो सबसे ऊपर आ रहे हैं दिमाग में। पहला तो ये लीफी बस नाम कैसे आया, और दूसरा आपका खुद का इसी सेगमेंट में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है? मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स में ये क्यूरियोसिटी होता है हमें कि क्या मार्केट अच्छा था करके हमने स्टार्ट कर दिया, या हमें उस सेक्टर में इंटरेस्ट था, या दोनों? तो पहले नाम से बताइए और उसके बाद अपनी कहानी थोड़ी बताइए। लीफी बस, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बोलूँ तो एक्चुअली हम सर्च कर रहे थे कि सिनोनिम ग्रीन बस से रिलेटेड हमें कुछ डोमेन मिल जाए। प्राइमरी थिंग कि डोमेन मिलना, तो ग्रीन बस सर्च करा और मल्टीपल जो टर्म्स जो फैंसी लग रहे थे उन सबको सर्च करा। दैट डोमेन नेम वाज नॉट अवेलेबल। तो फिर एक थॉट आया कि यार पहले सिनोनिम चेक करते हैं, तो लीफी वाज अ सिनोनिम ऑफ अ ग्रीन। तो फिर लीफी बस फर्स्ट थिंग इज कि डोमेन नेम अवेलेबल था। फिर टीम से डिस्कस हुई, एवरीवन सेज कि यार अच्छा लग रहा है, लेट्स टेक दिस नेम।
तो वहाँ से वो लीफी बस का नाम आया। इट्स नॉट दैट कि पहले माइंड में बिल्ड था कि ग्रीन बस समथिंग रिलेटेड टू ग्रीन, और फिर सिनोनिम सर्च करा लीफी एंड देन। तो ग्रीन का लिंकेज आता है ईवी, लेस पोल्यूशन, राइट, देयरफॉर मोर बेटर फॉर एनवायरनमेंट। राइट। ओके, तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या था इसमें? यार मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एक्सीडेंट था। ऐसा नहीं था कि मैं कोई बिजनेस बैकग्राउंड से हूं या मेरी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है। बस मैंने बीटेक करा, एमटेक करा और फ्रेंड्स के साथ मस्ती मारने मैं देहरादून गया था। देहरादून में जा कर के हमें वही वापस पटियाला लौटना था। तो बस पटियाला की नियरेस्ट चंडीगढ़ इज़ अ लोकेशन, तो हमने देहरादून से चंडीगढ़ के लिए बस सर्च करी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो कोई भी बस अवेलेबल नहीं थी। तो फिर एक थॉट आया कि यार चलो एक बार एजेंट से पूछते हैं, जो नियर बाई एजेंट बैठा हुआ था, ऑफलाइन एजेंट, उससे बात हुई। वो बोलता है कि भाई पहले तुझे दिल्ली जाना होगा, फिर दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होगा। तो दैट ऑलमोस्ट डबलिंग माई टाइम। तो फिर सामने ISBT थी, अंदर गया। अंदर जा कर के पता चला कि यार हर 20 मिनट में चंडीगढ़ के लिए बसेस चलती है। नॉट ओनली वोल्वो बसेस, नॉन AC बसेस, सब तरह की बसेस चली देहरादून से चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ के तो उससे पता नहीं था एजेंट को? एजेंट, हाँ, बाहर वो एजेंट तो बस पैसा बनाना चाह रहा था ना। अच्छा। कि भाई मैं आपको दिल्ली भेज दूँ, हाँ मैं आपको दिल्ली भेज दूँ, उसका जो भी कमीशन होगा 100-200 रुपये उसके बन जाएंगे। इसीलिए वो बस बताना नहीं चाह रहा था कि यार ऐसा सर्विस ऑलरेडी चलती है। उसको तो अपना पैसा बनाने से मतलब था। तो वहीं एक थॉट है कि यार देहरादून चंडीगढ़ दोनों ऑलमोस्ट ईयर 1 सिटी है यार, और ऐसा क्या है जो ये इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है OTA प्लेटफॉर्म पे। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करा, ऑनलाइन पे देखा, तो फिर पता चला कि ये 95% जो बस इन्वेंट्री है वो डिजिटाइज है ही नहीं इंडिया में, जो भी चल रही है। ये आज भी सच है? आज भी है। आज फिर भी बोल सकते हैं कि बैक इन 2016 95% था। तो जिस हिसाब से रेड बस और अदर OTA प्लेटफॉर्म ने मार्केट गेन करा है, तो समहाउ आज भी 80 to 85% स्टिल इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है OTA प्लेटफॉर्म पे। तो लोग जाके आज भी 80-85% लोग बस बुक करते हैं। हाँ, वहाँ ISBTs लोकल बस स्टैंड्स आर देयर, वहाँ बस लोग जाते हैं और बुकिंग करते हैं। हम हालांकि दिल्ली में बैठे हुए हमें दिखता है कि देहरादून जाना है, चंडीगढ़ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आपको तुरंत दिख जाएगा। बट आज भी आप दिल्ली से भिवानी सर्च कर लो, दिल्ली से रोहतक सर्च कर लो, जो बसेस इन्वेंट्री चल रही है, जो लार्जर सेगमेंट है, जो गांव जुड़ा हुआ है भारत से, वो आज भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। जाके ही बुक करना पड़ेगा। जा करके ही बुक करना पड़ेगा। अच्छा, और ये इतना ऑब्वियस मार्केट है, इतना बड़ा सेगमेंट है। हमारे ट्रेन्स, फ्लाइट्स, कैब्स इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। ये वाला सेगमेंट छूट कैसे गया इतने सालों तक? somehow आई थिंक पहला तो ये था कि चलो एक सबसे पहला पार्ट था कि डिजिटाइजेशन ऑन अ सेल्फ लेवल, कि आपके पास खुद स्मार्टफोन नहीं है तो आप किस तरीके से सर्व करोगे कस्टमर को, या कस्टमर किस तरीके से बेसिकली बुक कर पाएगा। तो मैं खुद स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ। मैं रामगढ़, एक छोटी सी सिटी है रांची के अंदर, मतलब कि वही झारखंड के अंदर ही आती है, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पास अच्छी बसेस चलती है, बट सारी की सारी बसेस ऑफलाइन चलती है। एक अच्छा खासा ऑफलाइन एजेंट बेस है जहाँ पास आप जाओ या फ़ोन पे बोल दो, वो बुकिंग करके रख देगा, आप जा करके वहाँ से बस को बोर्ड कर लो। राइट। तो ये अब सबसे पहला था कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। अगर स्मार्टफोन आ गया तो डेटा एक्सेस का चैलेंज था। तो अब नो डाउट फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि लोगों के पास स्मार्टफोन है। लोग स्मार्टफोन से अमेज़ॉन से ऑर्डर कर रहे हैं, स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, तो फिर बस भी बुकिंग कर सकते हैं। तो नो डाउट रेड बस और अदर OTAs जो प्लेटफॉर्म है वो धीरे धीरे उस मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। बट फिर एक और पार्ट आता है ट्रेडिशनल बस ऑपरेटर्स, उनके साथ थोड़ा सा चैलेंज है। जो लोकल बस ऑपरेटर्स चलते हैं वो बेसिकली अवेयर नहीं होते हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो मैनेज नहीं करना चाहते। उनको लगता है यार ऑफलाइन कैश का काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मैं क्यों ऑनलाइन में ये ट्रांजेक्शन करूं और ये फिर मुझे सामने दिखे ये सारी की सारी चीज़ें। तो एनी हाउ वो ठीक है।
OTAs, रेड बस, पेटीएम, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो पुश कर रहे हैं, बट समहाउ ट्रेडिशनल बस ऑपरेटर स्टिल जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी में बिलोंग करते हैं, उनको अगर लगता है कि उनका ऑफलाइन धंधा अच्छा चल रहा है तो वो अवॉइड करना चाहते हैं। नहीं तो ये digital लोकल platform ऑपरेटर्स को। जिनकी आप बात कर रहे हो जो मैनुअल ऑफलाइन रखना चाहते हैं, यही अनऑर्गेनाइज मार्केट है मेनली, राइट? राइट। तो इनके जैसे रेड बस है, हम्म। अभी आप लोग आ गए हो, 2-3 और प्लेयर्स आ गए मार्केट में, ये इनको अप्रोच नहीं करते कि मैं तुम्हारा पूरा डेटा अगर ऑनलाइन ले आऊं तो तुम्हारा फिल रेट्स बढ़ेगा, तुम्हारा प्री बुकिंग बढ़ जाएगा सिग्निफिकेंटली, ईज ऑफ ट्रैवल आल्सो मच बेटर हो जाएगा। उनका रीजन क्या है फिर भी अनऑर्गेनाइज रहने का? कैश का काम है। टैक्स सेविंग का। अगर आपके पास ऑलरेडी लेट से आप बसेस चला रहे हो, आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं दिल्ली से या फिर जो भी कोई XYG सिटी है, मुझे इतना का वाउचर, हमारे बिजनेस में इसको वाउचर बोलते हैं कि इतने का वाउचर बनना चाहिए, अगर वो आपको कैश से मिल रहा है तो फिर ऑनलाइन करके क्यों आप ट्रांजैक्शन शो करना चाहोगे? ये बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है हमारे भारत के इकोसिस्टम का अभी भी, कि 85-90% बिजनेस अक्रॉस सेक्टर्स, आप मानेंगे नहीं, मैं भी एजुकेशन में एक बिजनेस चलाता हूँ, और जो रोड ब्लॉक्स वहीं आते हैं फाइनली कि अक्रॉस सेक्टर्स देयर इज स्टिल कैश ट्रांजैक्शन हैपनिंग, और जिसके कारण जो कुछ लोग टैक्स दे रहे होते हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर हो चाहे प्रोफेशनल्स हो, उनको पूरे देश का भार कैरी करना पड़ता है, और इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन धीरे धीरे ही आ रहा है, एंड देयर इज सो मच वर्क दैट नीड्स टू हैपन। शिफ्ट है, लोग जिस तरीके से स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, अब वही वाली बात है कि आप लेट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहते, बट मैं वहाँ पास अपनी बसेस को लेकर के जाता हूँ, मैं ऑनलाइन पे आना चाह रहा हूँ, मैं अच्छी सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, तो सिंस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, तो नो डाउट मेरे पास वो ऑक्यूपेंसी, वो कंज्यूमर मेरे पे डाइवर्ट होने लगेगा, क्योंकि वो सर्च कर रहा है, वो अच्छी सर्विस को सर्च कर रहा है, वो ऑनलाइन चेक कर रहा है। तो अगर मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ जा कर के मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो नो डाउट जो फ्रेगमेंटेड मार्केट है, जो छोटे मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको दिखेगा कि भाई मेरा धंधा यहाँ जा रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो भी आ जाएंगे। समझ। अपनी कहानी में वापस आइए। आपने कहा कि बस नहीं मिली, तो मैंने अंदर जाके पूछा तो उसके पास था, और यहाँ पे बाहर आपको ब्रोकर या डीलर जो भी है वो दे नहीं रहा था। तो ये तो बहुत छोटा इंसिडेंट लग रहा है सुनने में। ये होने के बाद आपने सोचा अपना बिजनेस शुरू कर देते इसी में? हाँ बिल्कुल। तो मतलब क्या इंटरेस्ट था? आपने सिमिलर फील्ड में पहले काम किया था? नेवर। मैं अगर अपनी बात कर लूँ तो मेरा थॉट था यार बीटेक करा, एमटेक करा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँगा या थोड़ा R&D में चला जाऊँगा, यही थॉट था यार, और कुछ नहीं था कि मुझे बिजनेस बनाना है। बट ये भी था कि शायद लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, चीज़ों को कैजुअल लेना कि यार होगा नहीं होगा देखा जाएगा। हाँ, पूरा भारत आपसे रिलेट कर पा रहा है। हाँ। जब आप ये बोल रहे हो कि मैं सीरियस नहीं था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, हाँ, तो बस नॉर्मल स्टडीज कर लिया। और ऐसा कुछ फैमिली की साइड एक ये भी होता है कि यार फैमिली आपको प्रेशर बिल्ड कर रही हो कि यार आपको जॉब करनी है, आपको फैमिली संभालनी है, आपको ऐसा कुछ करना है। फैमिली से तो प्रेशर नहीं था? फैमिली से प्रेशर था नहीं, तो फिर बस ये थॉट था कि चलो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला है, लोगों से बातचीत करी, 2-4 फ्रेंड मिले, 2-4 फैमिली से बात करी, सबने बोला कि यार ये चीज़ तो होती है। तो फिर बस थॉट है कि यार फिर एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं जहाँ पास इन सारी की सारी बसेस को लिस्ट डाउन करा जाए। तो दैट वाज द टाइम इन 2016 जहाँ पास मैंने यो ट्रैवल बुक लॉन्च करा। यो ट्रैवल बुक। अच्छा। और सही पूछो तो अगेन कम्प्लीटली नो वाइज पर्सन, कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे धंधा बनता है, किस तरीके कैसे एग्जीक्यूट करा जाता, कुछ नहीं पता। तब बस एमटेक खत्म हुआ था आपका? हाँ, बस एमटेक खत्म हुआ था, और बस था कि ये यार प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए। मैंने बस रैंडमली RTIs फाइल कर दिए, पहले यही पता करा कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे पुल आउट करा जाएगा। सारे स्टेट गवर्नमेंट में मैंने STUs बोला जाता है उनको, स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट, जो गवर्नमेंट बसेस चलती है। तो मेजॉरिटी इसमें ये वाला भी है कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट बसेस है वो OTAs पे यूजुअली अपनी इन्वेंट्री नहीं देती है। ओके। तो सबसे पहले तो उस इन्वेंट्री को पुल करने के लिए मुझे लगा सबसे सिंपल टास्क है RTI फाइल करो, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। वो इन्वेंट्री जब इन्फॉर्मेशन वो मेरे पास आनी स्टार्ट हुई, उसको मैंने OTAs प्लेटफॉर्म यो ट्रैवल बुक पे लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करा, और ठीक था।
वो यूजुअली आप ये बोल सकते हो कि जो स्टेट के लोकल चैनल्स थे उसने मेरी वेबसाइट्स को कवर करे थे कि भाई ये वेबसाइट इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट था यार। मैक्सिमम बाहर से लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता वो यार एक दिल्ली भिवानी के बस के लिए वो हरियाणा रोडवेज़ के बस स्टैंड पे जाएंगे, वहाँ पता करेंगे, वहाँ उनको पता चलेगा कि 6 घंटे के लिए तो यार बस ही नहीं है। 2 बजे बस वो स्टार्ट होगी, वो फिर बंदा 6 घंटे तक बैठा हुआ है। तो वो सारी की सारी चैलेंजेस थी। तो वही लग रहा था कि यार ये सारी की सारी यूज़ केसेस है, इसको बिल्ड करना चाहिए। फिर जब कर रहा था तो फिर ये भी थॉट था कि ठीक है यार, ये तो चलो RTI से इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन ऑलमोस्ट 3000 और 3500 उस समय का नंबर था कि ये सारी की सारी इन्वेंट्री ऑलरेडी डिजिटाइज हो चुकी थी थ्रू रेड बस और एनी अदर 2016 में ही हो चुकी थी। 2016 में 3000 या 3500 नंबर ऑफ बस ऑपरेटर्स थे, सॉरी। और ऑलमोस्ट 80,000 रूट्स कवर करते थे वो इंडिया में। तो एक API बेसिकली थर्ड पार्टी की हमने कंज्यूम करी और उन सब बसेस को भी लिस्ट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब वो करा तो वो उससे एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई कि यार जो एंड टू एंड कंज्यूमर जर्नी एक्सपीरियंस है, प्राइवेट बस ऑपरेटर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बसेस जो ऑनलाइन सर्व कर रही है, वो बहुत ही ख़राब है। हमारे पास मेरी ऐसी नहीं थी कि भाई बहुत बड़ी वेबसाइट है और बहुत ज़्यादा नंबर चल रहा है, ट्रैक्शन बहुत अच्छा हो, ऐसा कुछ था नहीं। बट दिन की 20 या 25 टिकटें बुक हो रही है, उसमें से 10 कंज्यूमर की कंप्लेंट्स आपके पास आ रही है, 50% कंप्लेन। और क्या कंप्लेंट्स होती है? कंप्लेन यूजुअली कि वो बस ऑपरेटर का जो नंबर है वो स्विच ऑफ है, उनको पता नहीं, या फिर जो बस उन्होंने ऑफ़र करी है वो वेदर वो AC बस थी, उन्होंने ऑफ़र करी है, वोल्वो बसेस ऑफ़र करी और बाद में नॉर्मल बस आ गई। बस की इमेजेस जो थी वहाँ पर काफ़ी सुंदर थी और बाद जब बस आई तो वो लिटरली बहुत ही गंदी बस थी। तो ये सारे यूज़ और डिले डिपार्चर और यूजुअली ट्रेडिशनल बस ऑपरेटर का उस समय का अब बहुत हद तक स्टैंडर्डाइज हो चुका है, बट उस टाइम का कोई टाइम का बाउंड नहीं था कि भाई 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, जब तक ऑफलाइन में सवारी आ रही है, भर रही है। अगर एक हो गया कि भाई इतनी % ऑक्यूपेंसी का आपका थॉट था, तब तक आपने गाड़ी को रोक के रखा और उसके बाद वो बस मूव हुई। और आप गाली खा रहे थे? हाँ, बेसिकली हम और मैंने 1-2 सपोर्ट टीम भी रख ली थी और वो लिटरली गाली खाने का काम हुआ कि भाई आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया, फ्रस्ट्रेशन है, ये है वो। तो कितने दिन चलाया ये ऑलमोस्ट 1 ईयर। मुझे बार बार यही लगता है कि छोटी छोटी चीज़ में टाइम कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता। ये अपने पैसे से शुरू किए थे? एक्चुअली फैमिली से मैंने कुछ पैसे लिए थे, तो उस पैसे का यूज़ करके ये पूरा एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलप करा। ये भी ऐसा नहीं, तो सिंस मैं वैसे तो टेक बैकग्राउंड से हूँ, बट सिंस मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं कोई कॉर्पोरेट में मैं काम कर चुका हूँ, एंड टू एंड मैं प्रोडक्ट बनाना जानता हूँ। बट नहीं अनिमेश, तो आप कह रहे हो कि कभी थॉट नहीं था बिजनेस का, और फिर ऐप बना के, वेबसाइट बना के, लॉन्च करके, लोग रख के, गाली खा के, ऐसा एपेटाइट होता नहीं है लोगों में। तो कोई पिलर ऑफ सपोर्ट था आपके साथ, या आपको लग रहा था कि ये सही है, मैं दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? मतलब नॉर्मली इसके लिए भी बहुत करेज चाहिए होता है ना, कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। ये कैसे आया? मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ। मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो कॉर्पोरेट वगैरह में काम कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं, मैं बोलता हूँ यार मैं कभी सोचा नहीं शायद मैंने बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, बिजनेस बिल्ड होगा नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा। डर नहीं था? डर नहीं था। डर नहीं लगता था कि बिजनेस नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? ये कहाँ से? कुछ दवाई अलग से लेते हो इसके लिए? दवाई नहीं, आई थिंक कि लोगों का माइंडसेट होता होगा। मुझे आज भी किसी तरीके से कोई भी पूछ ले, मुझे लगता है कि बस मैं सोचता नहीं था यार, बस कि कर रहा हूँ और करने में मज़ा भी आ रहा था कि आपको टाइम, वही मैं बता रहा हूँ, 1 साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। तो 2017 आ गया? 2017 आ गया अब, और उसमें फिर जो अब मैंने सेकंड स्टेटमेंट बताया कि एंड टू एंड कंज्यूमर जर्नी जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ब्रोकन है, फटा हुआ है। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर के यूजुअली किसी भी बिजनेस ओनर से पूछोगे कि 1 साल आपने कोई धंधे को बिल्ड करा, वो अभी पूरे तरीके से बिल्ड भी नहीं हुआ, चला भी नहीं है, और आपने दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पकड़ लिया। दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली, है ना, कि मैं फिर स्टैंडर्डाइजेशन वाले पार्ट पे ओयो का मैं पॉडकास्ट और काफ़ी ज़्यादा फॉलो कर रहा था उस समय कि हाउ ही बिल्ड हिज बिजनेस। तो
मैंने फिर लॉन्च करा ytbsure.com। क्या? ytbsure.com, योर ट्रैवल बुक का YTB। अच्छा, योर ट्रैवल बुक YTB श्योर श्योर.com। श्योर.com। इसमें बेसिकली मैंने डिफाइन कर दिया कुछ कुछ स्टैंडर्ड सर्विसेज फॉर द ट्रेडिशनल बस ऑपरेटर। Okay. कि एक ट्रेन बस बडी मैं प्रोवाइड करूँगा, एमिनिटीज़ होगा, एंड देन वाईफाई ऑन बोर्ड होगा, एंटरटेनमेंट सिस्टम ऑन बोर्ड होगा, और एंड टू एंड कंज्यूमर की जो हैंडलिंग है, जो मैंने फील करा था कि बस ऑपरेटर चैलेंज फील कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों को एंड टू एंड मैं हैंडल कर रहा हूँगा। तो उसमें फिर मल्टीपल अगेन पहली बार था जब मैं बस ऑपरेटर से मिलने गया मार्केट में। वो भी काफ़ी स्ट्रगल था उस समय, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं इस इंडस्ट्री में। मैं जा रहा हूँ बस ऑपरेटर के काउंटर पे, यूजुअली जो वहाँ एजेंट्स बैठे हुए वो वही मुझे बोल रहे हैं कि यार मैं ही हूँ बस ऑपरेटर। और वो फिर मैं 3 दिन उसके पीछे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो खुद जाते थे? हाँ, मैं खुद जाता था, और लोगों से फिर वही बातचीत होती रही। फिर एनी हाउ कुछ लोग ऐसे इंडस्ट्री में मिले जिन्होंने मेरी हेल्प करी कि यार ही इज़ अ रियल बस ऑपरेटर, यू शुड टॉक टू हिम। तो मतलब दिस इज शॉकिंग, पता नहीं लगता था राइट कि और लोग चला रहे बोल के कि मैं ही हूँ बस ऑपरेटर। तो कुछ लोग मिले इंडस्ट्री में जिन्होंने लिटरली मेरी हेल्प करी कि यार ही इज़ अ बस ऑपरेटर, इनसे जा कर के बात करो आप। तो उस समय ऑलमोस्ट फिर मैंने 30 बसेस में डिफरेंट ट्रेडिशनल बस ऑपरेटर के साथ काम करा, और वहाँ से जा कर के फिर रोहन, बेसिकली ही इज़ दी को-फाउंडर ऑफ लीफी बस। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रोहन खुद भी बस ऑपरेटर था तब? हाँ, ही हिमसेल्फ इज़ अ बस ऑपरेटर। वो 2012 से वो वोल्वो बसेस ऑपरेट कर रहे हैं, और वो हिमाचल के रूट पे बसेस ऑपरेट कर रहे हैं। रोहन से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था अपनी कहानी। वैसे ये पॉडकास्ट भी उन्हें ही करना था, बट समहाउ वो अनवेल फील कर रहे थे, तो मैंने कैरी फॉरवर्ड करा। राइट। तो उस समय सुमित, सनी एंड रोहन वाज द को-फाउंडर ऑफ येलो पैडल। वो ट्रेडिशनली येलो पैडल येलो पैडल PEDAL, येलो पैडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तब रोहन और सुमित येलो पैडल चलाते? रोहन, सुमित एंड सनी 3 लोग येलो पैडल चलाते थे। 3 को-फाउंडर्स थे। रोहन अपना ट्रेडिशनल बस ऑपरेटर भी मैनेज कर रहे थे, और प्लस उनका भी इंथुजियाज्म था फॉर स्टार्टअप्स और इन सब चीज़ों को लेकर के। तो वो येलो पैडल बिल्ड कर रहे थे, और पैरेलली मेरी उनसे डिस्कशन हुई कि मैं जो सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ वो येलो पैडल कैन ऑल्सो यूज दैट सर्विसेज। और समहाउ आई एम स्ट्रगलिंग विथ कैश फ्लोज, बिकॉज जो बस ऑपरेटर मार्केट है, मेरा थॉट पर्सनली यही था कि वो 100-200 बसेस यार ऑपरेट कर रहा है, वो मेरे पैसे तो नहीं ले जाएगा। मेरा मॉडल था पोस्टपेड मॉडल। तो एनी हाउ वो पैसे रिकवर हुए नहीं, तो आप ये समझ लो कि इट वाज काइंड ऑफ एक्विजिशन और मर्जर, जहाँ ytbsure.com जो था वो मर्ज हो गया येलो पैडल से। और फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मैं और रोहन साथ में ही काम कर रहे हैं। बट वही एक जो 2019-20 का कोविड वेव आया, मल्टीपल कोविड वेव्स, 2 साल पता ही नहीं चले। काफ़ी टफ टाइम था सभी के लिए जो इस इंडस्ट्री में थे। फिर जब कोविड के बाद फिर से इसको रीबिल्ड करने की बात हुई, तो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ थॉट बिटवीन ऑल द कोर टीम मेंबर्स। तो जो अदर को-फाउंडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट प्रोडक्ट बिल्ड करा, और मेरा और रोहन का क्लियर था कि हम स्टैंडर्डाइजेशन में ही कुछ करना चाहते हैं। तो हमने एक बस TM कंपनी है उसको पहले लॉन्च करा। वहाँ हमने पार्टनरशिप करी ग्रीनसेल मोबिलिटी के साथ, इलेक्ट्रिक बसेस चलाया। ये कौन सी ईयर की बात? 2020-21 की बात है? 2021 की बात है ये। इलेक्ट्रिक बसेस चलाए, और वाइल जब इलेक्ट्रिक बसेस चला रहे थे तो फिर सिंस एक्सपीरियंस हमने गैदर करा, और किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, क्या गैप्स हैं, किस तरीके से मॉडल को वाइबल बनाया जा सकता है। सिंस मैं और रोहन दोनों ही बैकग्राउंड, हमारा स्टार्टअप बैकग्राउंड, हमने वो कीड़ा आ चुका था यार कि किस तरीके से बिल्ड करा जा सकता है स्क्रैच से। तो 2023 में हमने 2024 में हमने लीफी मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी रजिस्टर करी। फरवरी 24 में हमने JBM को 48 बसेस का ऑर्डर दिया, और दिसंबर में हमारी फर्स्ट लॉट ऑफ बसेस आई, और अभी हम 6 बसेस ऑपरेट कर रहे हैं। और आने वाले समय में हर 2 मंथ के अंदर हमें लगता है कि हम नए रूट्स पे 6 बसेस ऐड करते चलेंगे। आपका शुरू से ये स्ट्रेंथ रहा है, आपकी कहानी मैं जितना समझ रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते,
एक चीज़ के बारे में जो उसमें लग जाते हो और वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाते हो, बिल्कुल, विच आई थिंक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। थोड़ा लीफी बस पे आते हैं और इसके बिजनेस मॉडल पे आते हैं कि अभी आप कह रहे हैं आपके पास 6 बसेस है, नॉर्मली दिल्ली और देहरादून के रूट पे ये बसेस चल रही है जी। एंड अभी मल्टीपल रूट्स खुलेंगे, आप कह रहे हैं हर 2 महीने में अभी आपके फ्लीट ऐड होंगे बसेस के, राइट? तो थोड़ा मॉडल के बारे में बताइए कि इसमें पैसा कैसे बनता है, रेवेन्यू कैसे बनता है, व्हाट आर द कॉस्ट आइटम्स, इसमें खर्चे क्या क्या है? तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट को। एक सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स एंड देन ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो सबसे बड़ा जो कॉस्ट है वो एसेट है, जो बस आप प्रोक्योर करना चाह रहे हो, परचेज करना चाह रहे हो। तो ये बस ऑलमोस्ट हमें 2 CR की पड़ती है। 2 करोड़ का? 2 करोड़ की बस है ये बस आप ओन करते हो सारे? जी, ओन करते हैं। ओके। तो ये वैसे मॉडल टू मॉडल 1.8 to 2 CR के बीच में ये प्रोडक्ट वेरी करती है, बट आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेकर के चल सकते हो कि 2 CR की ये बस पड़ती है। ठीक है। तो सबसे बड़ा एसेट कॉस्ट है। एसेट कॉस्ट के बाद हमें ये सबसे पहले देखना होता है कि हमें जो लोन है वो कितना मिल सकता है इस व्हीकल पे, क्योंकि लोन विल बी अगेन द पार्ट ऑफ ऑपरेशनल की ऑपरेशनली हम उसको किस तरीके से बिल्ड करेंगे मॉडल पे कि कैसे वो निकलेगा। मेरी पे बैक जो पीरियड डिफाइन होता है और मेरा जो बिजनेस है वो किस तरीके से पे बैक निकाल सकता है। तो ये कितने साल का, 20 साल का मिलता है लोन? नहीं 5 years, मैक्सिमम 5 years। 5 साल का 2 करोड़ का तो बहुत EMI भी आएगा। ऑलमोस्ट 4 लाख पर मंथ। महीने का एक बस का 4 लाख रुपए का EMI आता है। ओके। तो सबसे पहला पार्ट कैपेक्स हो गया। दूसरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक रूट को बिल्ड करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 3 पॉइंट पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने होते हैं। सोर्स लोकेशन हो गया, डेस्टिनेशन हो गया और मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट जहाँ यूजुअली लोग 20 मिनट्स के लिए स्नैकिंग आजकल इजीली नहीं मिलता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर आपने बिल्ड नहीं भी करा हो तब भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल नहीं जाता है या खुद बिल्ड करना पड़ता है? सी जो मार्केट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वो फॉर कार्स है, वो 60 किलोवाट के चार्जर्स है। बसेस को एटलीस्ट 240 किलोवाट चार्जर का रिक्वायरमेंट होता है। हमारी बस 360 किलोवाट चार्जर सपोर्ट करती है, तो हम 360 किलोवाट चार्जर। नहीं, चार्जर तो आप कैरी कर लो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब चार्जर या फिर चार्जिंग पॉइंट्स भी? इंफ्रास्ट्रक्चर इज एवरीथिंग। ओके। कि दैट चार्जिंग सेटअप बॉक्स, देन एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वायर, केबल, सब कुछ जो लाना वहाँ तक, और फिर लैंड जहाँ पास आप बस को पार्क करने वाले हो, तो दैट कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अच्छा, लैंड भी, राइट। ओके। तो हमारे केस में सिंस अगेन हमें एक वायबल बिजनेस बनाना था, वी आर बूटस्ट्रैप, तो अब हम लुक अराउंड कर रहे थे कि किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ये 2 करोड़ की बस हम नहीं ले सकते, अप फ्रंट हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि उस एंड टू एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी एक रूट पे 1.2 CR का एक्सपेंडिचर है, राइट। तो वो हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने थर्ड पार्टी से पार्टनरशिप करी, जिसको हमने कुछ मिनिमम गारंटी दी कि भाई आप हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो और हम आपको मिनिमम गारंटी देंगे कि हम इतना यूनिट तो आपके साथ कंज्यूम करेंगे। तो थर्ड पार्टी का पेमेंट गया, एक बस का खर्चा आ गया, एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का आ गया, और इसके अलावा मैन पावर कॉस्ट है, ड्राइवर, बस बडी एक हायर साइड पे कॉस्ट है। तो अगर मैं हमारे बस बडी क्या है? बस बडी जो जनरली आप लोग कंडक्टर बोलते हो। अच्छा, कि हमारे केस में सिंस ही इज़ अ ट्रेन्ड गाय, उसको हम थोड़ा शर्ट पैंट टाई और प्रॉपर यूनिफॉर्म देते हैं, तो इसलिए हम उनको बस बड़ी बोलते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल एटिकेट्स कैसे डालते हैं बस बडी में? मतलब आई एम अज्यूमिंग दिस इज नॉट अ वेरी एडुकेटेड गाय, आई माइट बी रॉन्ग, तो आप इसमें कैसे, हाउ डू यू इंश्योर कि प्रोफेशनली भी वो सही से बिहेव करे? सी इसका जो थॉट था वो एक्चुअली मुझे अर्बन कंपनी से आया। अर्बन कंपनी ने आप अगर देखोगे तो आपकी जो भी घर हाउस होल्ड के जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप यूजुअली फ़ैन ख़राब है, एसी ख़राब है, या फिर कुछ पानी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको चैलेंज आ रहा है, तो आप अर्बन कंपनी पे आप उनके स्टाफ को बेसिकली बुक करते हो। बुकिंग के साथ आपके पास वो बंदा आता है, ही इज़ अ ब्लू कॉलर पर्सन, वो आकर के आपको नमस्ते बोल रहा है। उसके बाद जब वो सब कुछ कर लेता है थ्रू टेक्नोलॉजी, ही इज़ टेकिंग हिज सेल्फी फर्स्ट, है ना। उसके बाद वो जो भी सराउंडिंग में उसने पहले काम करा, बाद में काम करा, उसकी वीडियो अपलोड करी या फ़ोटो अपलोड करा, और उसके बाद जा कर के वो आपको लास्ट में फिर से नमस्ते रेटिंग सर कर देना, है ना। यही बेसिक एटिकेट्स है, यही हमें चाहिए बस इंडस्ट्री में, कि जब आपकी ऑनबोर्डिंग हो रही हो बस में, तो आपको वो नमस्ते कर ले, आपकी सीट तक वो बिठा दे। आपको अगर कुछ भी चैलेंज आ रहा है ना, कि यार
मेरा जो सीट का आर्मरेस्ट है वो सही से पुल नहीं हो रहा है, वो आपको हेल्प कर दे, वो आपके साथ बदतमीजी नहीं करे। दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी पैसेंजर। तो हमने बस इसको इसी तरीके से करा कि हमने बस बडी ऐप बनाई, ड्राइवर ऐप बनाया, उनके KPIs डिफाइन करी। नो डाउट एक फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग होती है, बट मॉनिटरिंग इज़ समथिंग जो कि हर एक इंडस्ट्री नहीं कर पाती है। सम हाउ अर्बन कंपनी इज़ डूइंग दैट थिंग। तो हमने भी वही टेक्नोलॉजी इनबिल्ड करी कि बस बडी को जो हमारे कस्टमर्स हैं वो रेट करेंगे। तो वो आपके पास लिंक आता है जहाँ पास आप बस बडी को रेट करते हो कि खत्म होने के बाद हाँ, ट्रैवल कर। उसमें कुछ 4-5 पॉइंट्स होते हैं कि क्या उसने आपको नमस्कार करा था, क्या उसने आपको बस के फीचर्स को बताए थे, क्या आपके साथ कोई रूड बिहेवियर हुआ। तो मल्टीपल चेक पॉइंट्स है जहाँ पास वो ओके और नॉट ओके करते हैं। इवन बस में हम अनाउंसमेंट कुछ करते हैं, डिजिटल अनाउंसमेंट, जो कि अभी राइट नाउ ऑटोमेटेड नहीं है, वो बस बडी करता है। बट उसके चेक को रखने के लिए हमने कंज्यूमर पे ही वो लिंक के थ्रू हम वो फीडबैक लेते हैं कि क्या अनाउंसमेंट हुई थी बस में। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर डूइंग, और इस तरीके से हम उनको मॉनिटर कर पा रहे हैं और वो एनी हाउ हम पुल कर पा रहे हैं एंड टू एंड कंज्यूमर। तो मैन पावर में आपने कहा ड्राइवर, बस बडी और कोई कैसा मैन पावर? हाँ, ड्राइवर एंड बस बडी इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं जो रूट को मैनेज कर रहे हैं, डिपो को मैनेज कर रहे हैं, और नो डाउट इंटरनल ऑफिस स्टाफ जो कॉल सपोर्ट को कर रहे हैं, देन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे पास डेवलपर्स हैं। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर लेते हैं यहाँ कि हमारा ड्राइवर का कॉस्ट है, बस बडी का कॉस्ट है, एंड देन वी हैव लाइक IC बसेस जो है वो डीजल फ्यूल पे चल रही है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एज ए फ्यूल यूज़ हो रहा है, तो हमारी कुछ वहाँ से रिलेटेड कॉस्ट है जो पर एक यूजुअली ये जो बसेस है 1 यूनिट पे 1 किलोमीटर चलती है, और 1 यूनिट आपको पता है लगभग 7 से 10 रुपए के अराउंड स्टेट टू स्टेट आता है। तो वो हमारी एक कॉस्टिंग हुई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटेनेंस में बैटरी की AMC है, देन फिर जो भी OEM के साथ आपके AMC टर्म्स होते हैं, तो उस पर भी आप कुछ पर किलोमीटर उनको पे करते हो, तो वो एक कॉस्टिंग हो गई। तो ओवरऑल सारे के सारे कॉस्ट हमारे यही है। तो हमारे यूजुअली 28 to 30 रुपीज़ पर किलोमीटर की हमारी कॉस्टिंग आती है, खर्चा आता है। और आप कस्टमर को कितना चार्ज करते हैं? अब ये 28 to 30 रुपीज़ पूरे बस का खर्चा ही? हाँ, पर किलोमीटर। एंड देन हमें अब उसके बाद EMI सर्व करनी होती है। EMI इज़ अगेन समथिंग वो फिक्स्ड है। अब यहाँ पास आता है कि इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट कैसे हो रही है। तो अगर आप ये समझ लो ये जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है दैट विल बी फिक्स्ड, है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं होना। अगर मैं व्हीकल को यूटिलाइज करता हूँ सिंस माई कैपेक्स इज़ हाई कि और EMI मेरा बहुत ही हायर साइड पे है, प्रोबली 3.5 लाख और 4 लाख पर बसेस, तो मैं अब व्हीकल को जितना यूटिलाइज करूँगा मेरी ऑनरशिप उतनी कम होती चली जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग हियर। हम अपनी व्हीकल को 900 किलोमीटर के लिए यूटिलाइज करते हैं फॉर दिल्ली देहरादून। दिन में 24 आवर साइकिल, 3 बार। तो मॉर्निंग 6:35 मॉर्निंग हमारी बस जाती है, 2:30 हमारी बस वापस आती है, रात को 11 साढ़े 11 बजे दोबारा बस निकल जाती है। तो वी आर ऑलमोस्ट कीपिंग 18 आवर्स बस ऑन अ रोड की। वो एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? 49 सीट का हमारा कैपेसिटी है। और देख के लगता है बहुत ज़्यादा बैठ पाएंगे, जितने मैंने लीफी बस के पिक्चर्स देखे हैं, तो काफ़ी स्पेशियस होगा म्यूजियम में। हाँ, ये जो स्टैंडर्ड वोल्वो बसेस में जो सीट पिच होती है सिमिलर सीट पिच है, बट नो डाउट ये जो सीट्स है वो प्रॉपर, मैं अगर बताऊँ तो हमने इसके लिए भी थोड़ा टाइम दिया कि ये हमारी जो JBM की बसेस है वो 12.4 मीटर है। तो जो उन्होंने हमें बसेस शो करी थी उसमें 45 सीट्स थी, बट सिंस हमें लगा यार 0.4 मीटर वोल्वो 12 मीटर है तो वो 45 बस दे रही है, तो 0.4 मीटर में 49 सीट्स हो सकती हैं। तो फिर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, फिर पता चला कि एक यूरोप की सीट है स्टर सीट्स, दो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, वन ऑफ द बेस्ट सीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो और उसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है कि सीट का जो पिच है जो नॉर्मल वोल्वो बसेस में कस्टमर को मिलता है वो सिमिलर पिच आपको यहाँ मिल जाएगा। तो फिर ये डिस्कशन हुआ OEM के साथ कि हमें वही सीट्स चाहिए। तो यूरोप से आपने इंपोर्ट करवाया सीट? हमने नहीं, OEM ये करता है क्योंकि OEM को एंड टू एंड मैन्युफैक्चर, बट सिंस इट्स अ क्लाइंट रिक्वायरमेंट तो OEM को वो करना होता है कि भाई बस ऑपरेटर बोल रहा है कि उनको यही चीज़ चाहिए, है ना। तो 49 सीट्स विथ सिमिलर पिच जो वोल्वो बसेस दे रहा है। तो एंड अगेन कंफर्ट लेवल, अगर आप हमारे रिव्यूज़ वगैरह कभी पढ़ोगे
तो आपको एक चीज़ जो कॉमन पता चलेगी कि सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। फैंटास्टिक। तो आप कह रहे हो 3 बार जाता है तो 147 सीट्स आप रोटेट कर सकते हो एक दिन में। हाँ, कितना कैपेसिटी पे चलता है आपका बस? राइट नाउ वी आर डूइंग 90% ऑफ ऑक्यूपेंसी। तो 90% हो जाता है? माय गॉड, दैट्स वेरी हाई, दैट्स कमेंडेबल। तो 135 के आसपास आप टिकट बेच देते हो एक बस का, राइट। और वो पर टिकट का क्या प्राइस होता है? एक्चुअली दिल्ली मार्केट इज़ अ डायनेमिक मार्केट, बट आप एक यूजुअल ASP लेकर के चल सकते हो 500 का। 500 रुपये। 400 से लेकर के 1200 तक के बीच में वेरी करती है। इट्स अ मार्केट तो डायनेमिक। 500 135 इंटू 500 मतलब आपका 50,000। बिल्कुल परफेक्ट, राइट, एक बस से आपको निकलता है। तो और खर्चे उससे कम रहते हैं, मतलब आर यू प्रॉफिटेबल और ऑन द करंट हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, हम प्रॉफिटेबल होगा। एक्चुअली बसेस का बिजनेस वैसे भी प्रॉफिटेबल है। अच्छा, है ना। आप अगेन किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, सिंस दिल्ली NCR का जो मार्केट है वो डायनेमिक मार्केट है, तो आप यूजुअली टेंडेंसी यही होती है कि जब आप फर्स्ट डे बस को ऑपरेट कर रहे हो या लॉन्च कर रहे हो तो आप प्रमोशनल ऑफर निकाल दो कि भाई 200 में आप ये टिकट खरीद लो, 100 रुपये में टिकट खरीद लो। आपने एक सप्ताह मार्केट गेन कर लिया, कंज्यूमर में अवेयरनेस आ गई, आपने अच्छी सर्विसेज ऑफर करी, रेटिंग आपकी बिल्ड हो गई। उसके बाद आप हायर ASP पे जो भी आपने प्रोजेक्शन में ले रखा है 500 600, तो फ्रॉम दी फर्स्ट मंथ आप प्रॉफिटेबल धंधा बना सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस आइडिया है। चीज़ बताइए, बहुत सारे सवाल आ रहे दिमाग में। ये लीफी बस में ही ऐसा अलग क्या है? हमें तो ये पता है कि EV है, तो चलो पोल्यूशन नहीं करेगी, ग्रीन इंडिया को आगे लेके जाएगी एटसेट्रा, बट एज अ प्रोडक्ट आपके टॉप 1-2 डिफरेंशिएटर्स क्या है? क्योंकि इस मार्केट में तो 100% बहुत प्लेयर्स आएंगे अभी आगे जाके, तो आप कैसे अपने आप को अलग रख पाओगे उनसे? सबसे पहला कि ये इंडस्ट्री चल कैसे रही है ना। तो अभी भी नो डाउट मल्टीपल बस ऑपरेटर्स और एग्रीगेटर्स है जो इंडिया में काम कर रहे हैं राइट नाउ। फ्लिक्स बस यूरोपियन कंपनी वो आई है, देन आर बस अगेन इट्स अमेरिकन कंपनी, वो भी इस इंडस्ट्री को स्टैंडर्डाइज करने आई है। कुछ ट्रेडिशनल बस ऑपरेटर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्लस जिंग बस है एंड इंटरसिटी रेल यात्री है। तो ये लोग ऑलरेडी एग्रीगेशन में जिनका काम है कि स्टैंडर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये ऑलरेडी मार्केट को बिल्ड कर रहे हैं। और कुछ ट्रेडिशनल बस ऑपरेटर है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, बट मार्केट सेगमेंट आप ये समझ लो कि 8 करोड़ पैसेंजर्स पर डे बसेस से ट्रेवल करते हैं इंडिया में। दैट इंक्लूड इंट्रासिटी प्लस इंटरसिटी, है ना। तो मार्केट सेगमेंट इतना बड़ा है कि सभी के पास अपना एक स्पेस है ना। आप अगर जैसे आज मैं दिल्ली देहरादून रूट की बात करता हूँ तो इसमें ऑलमोस्ट मेरे सारे कॉम्पिटिटर चल रहे हैं, सारे के सारे जितना भी मैंने नाम लिया, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटर न्यूगो, ये भी चल रही है। हमारा कोर प्रिंसिपल सेफ्टी के लिए जो बसेस में यूजुअली जो ट्रेडिशनल बस ऑपरेटर अवॉइड कर देते हैं कि ADAS लगाना, DMS लगाना, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस वगैरह जो बसेस की होनी चाहिए, एंड टू एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब ADAS और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यूजुअली वही है कि वो सिस्टम हमें ट्रिगर करता है कि यार ये ड्राइवर ने फ़ोन यूज़ करा है, या फिर वो सिगरेट पी रहा है, या फिर ऐसा कुछ भी, ये ड्राउजीनेस हो रहा है, तो वो सिस्टम ट्रिगर करता है। उसके बाद फिर हमारा एक बैकएंड है जो कि लेट्स से अगर कोई ड्राइवर सिस्टम अलर्ट आता है कि ही इज़ डूइंग ड्राउजीनेस उसको हो रही है, तो तो वो सिस्टम अलर्ट के बाद वो उसको लाइव मॉनिटर करता है कि भाई जो अगर एक नोटिफिकेशन आया, नो डाउट वो छोटा आपको सेंट्रली पता लग जाता है, सेंट्रली हमें पता लग जाता है, और उसके बाद वो लाइव मॉनिटरिंग करता भी रहता है कि भाई ऐसा कुछ भी चैलेंज हो, जब उसको लगे कि भाई वो आंख बंद कर रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो वो 2-वे कम्युनिकेशन हमारा सिस्टम की, वो जो हमारा कमांड सेंटर में बैठा हुआ पर्सन है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है बस ड्राइवर के साथ कि अगर आपको अगर कुछ भी ड्राउजीनेस फील हो रहा है, नींद आ रही है, तो आप 10 मिनट गाड़ी रोक लो। तो सबसे पहला तो यही है कि एक यूजुअली उस समय आप ड्राइवर से बात करो तो वो बोलेंगे नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, दैट इज़ ओके, है ना। कि अगर वो उसको अवॉइड कर रहा है या नहीं भी हो रहा था, 0.1% भी यार अगर उस समय चांस था कि उसको नींद आने वाली थी या नींद में वो जाने वाला था, तो शायद उस 0.1% को जस्ट बिकॉज हम उसको लाइव मॉनिटर कर रहे हैं, हमने वो टेक प्लेटफॉर्म अपने साथ बिल्ड कर रखा है, हम उसको अवॉइड कर पा रहे हैं। सेफ्टी आप कह रहे हैं डिफरेंशिएटर होने वाला है। एनीथिंग एल्स अदर देन दैट? वुमेन सेफ्टी अगेन दैट्स अ सब पार्ट ऑफ सेफ्टी,
कि सबसे पहला हमने एक डेडिकेटेड वुमेन पिंक सीट्स बनाया है बस में। Okay. जो हमारा 1 या 2 रो है जो डेडिकेटेड है बेस्ड अपॉन डिमांड ऑन एनी पार्टिकुलर शेड्यूल। कि हमें पता है जैसे मॉर्निंग शेड्यूल है, मॉर्निंग शेड्यूल में हमारी कुछ शेड्यूल्स ऐसी है जिसमें 50 to 70% आर वुमेन ट्रैवलर्स। तो यूजुअली जो मेरी 6:35 AM की जो बस जाती है, जो 2 बजे दोपहर में जो मेरी बस निकलती है, उसमें वुमेन ट्रैवलर्स है 50 to 70%। ओवरनाइट में हमारे पास कम वुमेन ट्रैवलर्स होती है। प्रोबेबली सेफ्टी इज़ वन ऑफ द रीज़न जहाँ पास वो सोलो या फिर ग्रुप में ट्रैवल करना वो पसंद नहीं करते हो। तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड सीट्स बना रखे हैं जिसमें हमारा एक CCTV कैमरा है, वो लाइव फुटेज देता है। और अभी ये हमारा पाइपलाइन है कि फ्यूचर में हम बेसिकली वो जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट कि लेट से आप या आपकी फैमिली मेम्बर चाहते हैं कि भाई मैं अपनी सिस्टर को या बेटी को मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल के लिए भेज रहा हूँ, तो एक मॉनिटर कर पाना कि मैं देख पाऊँ। तो बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट वी कैन प्रोवाइड दी एक्सेस टू दैट कंज्यूमर कि हम उसको वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाए। देन जो जनरली लोग प्रॉमिस करते हैं नीट एंड क्लीन बस देना, तो दैट इज़ समथिंग वन ऑफ आवर प्रॉमिस। यूजुअली लोग बस अब यहाँ पास एक डिफरेंस भी आता है जो यूजुअली जो एग्रीगेशन बिजनेस में है, जो अदर कॉम्पिटिटर हो गया जिन बस, उनका होता है कि दे आर डूइंग द एग्रीगेशन पार्ट। वो बस ओन नहीं कर रहे हैं, बस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बस क्लीन नहीं कर रहे हैं। समहाउ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बस एसेट के ऑनर पे है। तो वो जो ऑनर है वो उसको एंड टू एंड मैनेज कर रहा होगा। तो आप हमारे केस में एंड टू एंड मैनेजमेंट हमारा है, बस को क्लीन भी हम ही कर रहे हैं, सैनिटाइज भी हम ही कर रहे हैं, ड्राइवर हमारा है, बस बडी हमारा है। आपके पास अलग लोग है ये करने के लिए? क्या क्लीन और सैनिटाइज करने के लिए? बिल्कुल एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो एक पर्सन ने थर्ड पार्टी को दे रखा है जो बस एसेट ओन कर रहा है, एक जो एंड टू एंड कर रहा है। तो एनी हाउ आपको डिफरेंस फील होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं कर रहा और वो नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोलूँगा। बट सिंस इसको एंड टू एंड हम ओन कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई गाड़ी को क्लीन रखनी है, टाइम पे चलाना है, ये सारी की सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। क्योंकि एट द एंड जो कस्टमर का जो पेन है वो हमारे ऊपर ही आएगा कि वो जो कंज्यूमर है कुछ चैलेंज आया वो डायरेक्ट मेरे कंपनी को ही कॉल कर रहा होगा, मेरे ऑफिस में ही कॉल कर रहा होगा कि ये सारी की सारी चैलेंजेस आई हैं। बट ट्रेडिशनल बस ऑपरेटर के केस में जो एग्रीगेशन कर रहा है उसके पास वो पेन जा रहा है कि ये चैलेंज आया, बस क्लीन नहीं थी। एनी हो मतलब उनके मॉडल में है कि वो पेनलाइज करते हैं, बट कस्टमर का पेन सुनना वो एक हमारा इंटरनल प्रिंसिपल भी है कि एवरीथिंग इज़ अ कर्मा। वो बिज़नेस भी एक कर्मा है कि अगर मैं 95% ऑन टाइम, 95% मेरे कस्टमर हैप्पी है तो मीन्स हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा। बट अगर लेस देन 95% या फिर मोर देन 5 to 7% कंज्यूमर अगर अनसेटिस्फाइड होकर के जा रहे हैं, उनके साथ जो भी ऑन रोड चैलेंजेस है उनको फेस करना पड़ रहा है, तो वी इंटरनली टेक इट एज 100% फेयर है। और आप कर्मा की बात कर रहे हैं, इस पे भी आएंगे। बट अगर कोई बस में कोई किसी भी तरह का क्राइम होता है, लेट्स से चोरी होती है या फिर थोड़ा स्लाइटली मोर सीरियस की कोई टीजिंग हो गया एटसेट्रा, तो उसमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है आपका? ऐसा हुआ है कभी? नहीं, राइट नो अभी ऐसा हमारे पास कोई कंप्लेन, इस तरीके की कंप्लेन नहीं आई है। बट हाँ, जो 1-2 कंप्लेंट्स हैं वो रिगार्डिंग कि वो अपना कुछ सामान भूल गए बस के अंदर। तो उस केस में हमारे पास वही जो सेंस वी हैव कैमराज इनसाइड आवर बस, जिसको मैं कभी भी प्लेबैक करके किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो वो ऑलमोस्ट 360 डिग्री एंगल कवर कर रहा है कि तो उससे पता लग गया है? उससे पता चल जाता है, कम्प्लीटली पता चल जाता है कि वो बस में वो कंज्यूमर ने छोड़ रखा है या बस जो लगेज है वो एक्सचेंज हो गए या कोई दूसरा कंज्यूमर ले गया है। तो ये सारे के सारे इवेंट एक्चुअली हुए कि लगेज एक्सचेंज हो जाना, ट्रैक कर पाए और 100% वहाँ पास कंज्यूमर को वही हमें बस डिपो बुलाना होता है। दोनों जो जिनका एक्सचेंज हुआ दोनों को हम डिपो बुला लेते हैं या फिर हम इंटरनली कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि इन दोनों का लोकेशन ऐसा ऐसा है, वो आपस में सामान एक्सचेंज कर ले या फिर वो एट द एंड डिपो आ जाते हैं अगर वो सामान भूल गए। वेरी कंफर्टिंग। ये पहला साल जो चल रहा है आपका अनिमेश, पहला साल नॉर्मली सबसे मुश्किल साल होता है बिजनेस के लिए। तो टॉप 1-2 चैलेंजेस क्या रहे हैं आपके इस साल जो आप अभी भी ग्रैपल कर रहे हो, सोच रहे हो इसे कैसे सॉल्व करना? जो प्रैक्टिकल है मार्केट में
सबसे पहला जो बसेस 600 किलोमीटर का यूटिलाइज़ करना कि इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ मार्केट कि लोग बाग दिल्ली से देहरादून भेजते हैं, देहरादून से दिल्ली वापस लाते हैं, या स्टैंडर्ड यूटिलाइजेशन थ्रू आउट दिस इंडस्ट्री 600 किलोमीटर। दिल्ली गोरखपुर चल रही है, दिल्ली आजमगढ़ चल रही है, दिल्ली जम्मू कटरा चल रही है, दिल्ली अमृतसर चल रही है, तो 500 to 600 किलोमीटर का यूटिलाइजेशन है। तो जब हमने ये बोला कि हम 3 ट्रिप करेंगे, 900 किलोमीटर यूटिलाइजेशन करेंगे, तो उस समय जब हमने इसको एग्जीक्यूट करा तो लिटरली आफ्टर 15 डेज़, पहले तो 2 ट्रिप कर रहे थे कि पहले स्टेबल करना था, जैसे ही हमने 3 ट्रिप पे शिफ्ट करा तो देयर इज़ अ टीथिंग इशू बहुत ज़्यादा, टीथिंग इशू कि सर्विसेज फटनी स्टार्ट हो गई, डिले कि आ ही 12:30 नहीं का शेड्यूल था, वो गाड़ी लेट आ रही है, 1 से 1.5 घंटे फिर हमें डिले करनी पड़ गई। तो वो 2-4 दिन इस तरीके से निकले कि टीम फिर इंटरनल डिस्कस करने बैठ गई कि क्या यार हम कर पाएंगे। फिर उसके बाद सिंस वही अगेन दैट्स आर टेलीमेटिक्स डिवाइसेस जो बस में हमने बिल्ड ऑन कर रखी है, उसके सारे डेटा पैटर्न को हमने एनालाइज करा इंटरनली कि यार यहाँ बस 10 मिनट फालतू की रुकी है, यहाँ 5 मिनट रुकी है, यहाँ ये कंज्यूमर 5 मिनट बोल रहा था कि यार अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं बस बडी को रिक्वेस्ट आ जाते हैं कि यार मैं 10 मिनट लेट हूँ, यार 10 मिनट के लिए गाड़ी को होल्ड कर लो। तो फिर हमने सर्टेन KPIs बनाई कि बस को मुझे ऑन टाइम कैसे रखनी है। नो डाउट अब वो जो कंज्यूमर जो हमारी बस में लेट आ रहा है, 3 हमने डिफाइन कर रखा है अपनी KPIs में कि जो भी हमारा बोर्डिंग टाइम है उसके 3 मिनट तक आप रुकोगे, अगर कंज्यूमर आपको आसपास नहीं दिख रहा तो आप उनको छोड़ के निकल जाओगे, आप उनको मैसेज डाल दोगे सिंस यू आर नॉट ऑन अ टाइम, तो हम बस लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी KPIs थी जब हमने इसको शीट पे डाला, डिफाइन करा, तो उसके बाद जब 2 to 3 डेज़ में ऑटोमेटिकली ये सब कुछ सॉल्व हो गया। और राइट नाउ 120 डेज़ ऑफ ऑपरेशन, बस इज़ डूइंग 3 ट्रिप्स अ डे, कोई चैलेंज नहीं आ रहा। हाँ, अब इंडस्ट्री हमें ये बोल रही है कि जब 6 बसेस हो जाएंगी, जब 50 बसेस हो जाएंगी तब ये डिफ़िकल्ट होगा। तो दैट्स अ चैलेंज, बट वी नो कि हमें पता है हम कर लेंगे। ये टियर मतलब अभी जो एक्सपेंशन की आप बात कर रहे हो मेनली इट विल कम विद स्मॉलर सिटीज आल्सो ना। टियर 2-3 सिटीज में भी आपने अपने प्लान्स में भी पब्लिकली बोल रखा है कि वहाँ पे भी आपको जाना है, बिल्कुल, एंड इसी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है। तो आपके हिसाब से इज इट गोइंग टू बी इजियर देन अ टियर 1 सिटी, या फिर टियर 2-3 सिटी के साथ और ज़्यादा चैलेंज आएगा? प्रोफाइल ऑफ कस्टमर्स भी बदलने वाले हैं, मे बी सारे ऑनलाइन नहीं है या उन्हें आदत नहीं है। दिल्ली से रोहतक जाने के लिए शायद आपको मिलेंगे जो ऑनलाइन बुक करे, पर रोहतक से दिल्ली आने के लिए शायद ना मिले, एज एन एग्जाम्पल। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस टियर 2-3 एक्सपेंशन? सो नो डाउट दैट्स अ चैलेंज, वो है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बट कैश जैसे आज भी हम बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो 90% नो डाउट वी आर गेटिंग इट फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट वी डू हैव अ ऑफलाइन काउंटर ऑन ISBT, जहाँ पास कंज्यूमर आ करके वहाँ पास ऑफलाइन टिकट दिल्ली में या दिल्ली ISBT। इन सिमिलर वे अगर आप किसी भी स्टेट में टियर 2 टियर 3 किसी भी सिटीज़ में चले जाओ, देयर इज़ अ लोकल काउंटर, लोकल एजेंट्स जो वहाँ पास बैठते हैं, और प्रोबेबली दोज आर नॉट दी बस ऑपरेटर स्टाफ, वो इंडिविजुअल एजेंट्स होते हैं जो 10% कमीशन या कुछ फिक्स्ड प्राइस चार्ज करते हैं, और वो आपके लिए ऑथोराइज टिकट पार्टनर बन जाते हैं। तो ऑफलाइन नो डाउट जैसे ही हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में मूव करेंगे तो अकॉर्डिंगली हमारा भी एक्सपेक्टेशन है कि ये 50-50% का सेगमेंट बन जाएगा कि 50% विल कम फ्रॉम ऑफलाइन सेगमेंट, 50% विल कम फ्रॉम ऑनलाइन सेगमेंट। 50% ऑफलाइन के लिए ऑलरेडी हमने देख रखा है कि लोकल एजेंट्स वगैरह होते हैं, वो कुछ फिक्स्ड कमीशन आपसे चार्ज करेंगे और आपके लिए टिकट्स सेल करना स्टार्ट कर देंगे। एट द एंड कंज्यूमर एक्सपीरियंस इज समथिंग कि जब वो, मैं अगर उसको लेट से फर्स्ट डे इंसेंटिवाइज भी कर देता हूँ कि यार आप 50 रुपीज़ ले रहे हो, मेरे लिए 100 कर लो, सो दैट कि वो मेरे लिए टिकट काटना स्टार्ट करे। सही बात है। उसके बाद एक डिमांड क्रिएट करना कि मैंने अच्छी सर्विस दी, AC बस, नीट एंड क्लीन, ऑन टाइम, एवरीथिंग इज़ गुड, कस्टमर विल आस्क फॉर लीफी बस टिकट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम विद दैट एजेंट ओनली। तो इस तरीके से हम बिल्ड करना चाह रहे हैं। नो डाउट जब हम स्टेट्स में जाएंगे तो देयर विल बी लोकल चैलेंजेस, उन सबको अकॉर्डिंगली वही वाली बात है कि फेस करना पड़ेगा, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी प्रोबेबली, बट विल डू दैट। एक एज अ लीडर बताइए, मतलब अभी आप लोग मिलके जो ये कंपनी चला रहे हैं, आप कौन सा यूनिक सॉफ्ट स्किल या कौन सा क्वालिटी ला रहे टेबल पे जो आप
जो आपका स्ट्रेंथ है और आप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? So probably it will be डे टू डे ऑपरेशंस जो चल रहे हैं, जो उनका डेटा और उस डेटा को एनालाइज करना, उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ टेक प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करना, कुछ सॉल्यूशंस बिल्ड करने जो कि उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करे, थ्रूपुट आउटपुट जो है वो ज़्यादा हम ला सके। तो दैट इज़ समथिंग जो मेरा कोर वैल्यू है, जो मैं ले करके चलता हूँ। वो टीम को मुझे नहीं बोलना पड़ता कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, वैसा कुछ हो रहा है। मैं इंटरनली जितने भी टेलीमेटिक्स वगैरह है, मैं खुद सबको मॉनिटर करता हूँ कि किससे क्या वैल्यू आ रही है, क्या किस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है, और उसमें कुछ भी अगर ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है या उससे रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो बिल्ड करी जा सकती है, अगर वो पॉसिबल है निकाल के तो मैं वो बिल्ड करता हूँ। मैं वैसे प्रेजेंट करता हूँ। प्रेजेंट करने के बाद एक टीम इज़ ओके, क्योंकि हमें बजट एलोकेट करने पड़ते हैं, या जो लेट से हमारा टेक टीम है, ही इज़ वर्किंग ऑन समथिंग, अब उसको इस पे काम करना है, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर इसको बिल्ड करेगा तो आइदर आई विल बी एबल टू मेक मोर मनी, और आइदर आई विल बी एबल टू मेक क्रिएट मोर वैल्यूज टू इन आवर कस्टमर्स माइंड। तो फिर हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। आप फाउंडर सैलरी लेते हैं अभी? हाँ, इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन की रिक्वायरमेंट क्या है, अभी एग्जीक्यूशन के हिसाब से करते हैं उस हिसाब से। एंड आपका पर्सनल जर्नी फॉर एनी फाउंडर पूछ रहा हूँ, और अपने पर्सपेक्टिव से आप बताइए, पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ कितना मायने रखता है एक फाउंडर के जर्नी में, कि कितनी जल्दी हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है? आपका थॉट क्या है इसमें? अगेन फैमिली टू फैमिली और इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो इन माई केस, सिंस मेरी फैमिली ऑलरेडी अर्निंग है, उनको कोई चैलेंज नहीं है, तो फिर When you say family, आप पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो सिंस दे आर अर्निंग, उनको कुछ भी चैलेंज नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है इस चीज़ का कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी अर्न करना है। अगर ऐसा कुछ चैलेंज होता तो मैं बिज़नेस नहीं कर रहा होता, मैं शायद वही टेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता और सैलरी ले रहा होता, और वही सब कुछ फैमिली की जो नीड है, जो पर्सनल नीड है, उसको सेटिस्फाई कर रहा होता। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये जर्नी टोटली डिपेंड करेगी, और पर्सनल कैपेबिलिटी। अगेन मेरी बात और मैं अपने फ्रेंड से कंपेयर करूँ तो वो एक जो बैक सीटर वाली बात होती है ना, वैसे मैं दिखता हूँ कि मैं फ्रंट सीटर वाला पर्सन हूँ, बट मैं स्कूल में बैक बेंचर ही रहा हूँ तो वो कि क्या होगा एग्ज़ाम में, कैसे निकलेंगे, लास्ट टाइम में पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही, कुछ सोचना ही नहीं। तो अगर आप उस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हो तो फिर आप कर लोगे यार इतना कुछ। और फैमिली अगर आपकी सेट है, कोई चैलेंज नहीं है, और आप पर्सनली इंडिविजुअली आप उतना चैलेंज दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं लेते कि यार ये इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, आगे चल करके मेरे क्या होने वाला है, मुझे ये माइलस्टोन है मेरा कि मुझे अभी 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए पर मंथ निकालना है। अगर आप उस थॉट पे चले गए तो मेरे अकॉर्डिंग फिर पॉसिबल नहीं है कि जो रिस्क, जो बिजनेस रिस्क है उसके जो कर्व्स है उसके साथ आप बिल्कुल मैच नहीं कर पाओगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ कह रहे हैं आप। आपके पर्सनल गोल्स क्या है? मतलब एक तो ये बताइए कि काम के अलावा क्या क्या करते हैं आप, हॉबीज, बाकी का टाइम स्पेंड कैसे होता है, और उससे आपके बिजनेस में हेल्प होता है या नहीं होता है, या वो अलग है? सी राइट नाउ वी आर बिल्डिंग लिफी बस। तो जब हम बिल्ड करने की बात कर रहे हैं तो पर्सनल लाइफ ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि मैं इतना टाइम देता हूँ। इट्स लाइक कि आप मॉर्निंग 10 AM निकल जा रहे हो, रात को 10 बजे पहुँच रहे हो, छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो टाइम मिल रहा हो आप सबके साथ एंजॉय कर रहे हो। शादी हो चुकी है? हाँ, शादी हो चुकी है। आई हैव अ स्मॉल किड ऑल्सो। ओके, बट सिंस वी आर बिल्डिंग, और नो डाउट आपके पार्टनर में भी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिंस यू आर बिल्डिंग तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे कि मुझे यार वीकेंड पे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो अगर ये सब कुछ स्मूथ है, मतलब मेरा एंड गोल यही कहना होता है कि यार वेल्थ क्रिएट करना है, हेल्थ भी रखना है, और प्लस फैमिली, एक हैप्पी फैमिली भी चाहिए। एंड गोल तो यही है यार, किसी को किसी तरीके से अचीव करे तीनों। तो टच वुड एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और अभी सिंस वी आर बिल्डिंग लिफी बस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ फॉर द लिफी बस, और वी आर एंजॉइंग दिस जर्नी। कुछ ऐसा फील नहीं होता कि यार यहाँ टाइम देना था या वहाँ टाइम देना था। व्हेन वी आर गिविंग द टाइम टू लिफी बस, तो वी आर एंजॉइंग दिस टाइम।
2025 चल रहा है, 2030 में मैं अगर आपको पूछूं सेम डे 18 अप्रैल 19 अप्रैल को लीफी बस क्या कर रहा होगा और क्या मतलब where do you see the company in 5 years? सी एज ऑफ नाउ अगर हम सिर्फ प्रोजेक्शंस को लेकर के चले तो नो डाउट इट्स 1000 बस प्रोजेक्शन कि 5 साल में मिनिमम 1000 बसेस ऑपरेट करनी है। 1000 बसेस, रेवेन्यू वाइज कैसा दिखेगा? Revenue, one bus is doing almost 1.5 CR of revenue on a year basis. तो 1000 मल्टीपल ऑफ लेट्स से सिंस मल्टीपल टीयर सिटीज़ कुछ छोटी बसेस भी होंगी तो 1 CR 1000 करोड़ का ये धंधा हमें बिल्ड करना है। बट अगेन सिंस जर्नी है, आज भी ऐसा लगता है कि बिल्ड कुछ करने गए थे, बिल्ड कुछ और कर रहे हैं। तो जब जर्नी चल रही होगी उस समय अकॉर्डिंगली जैसे कर्व्स आते चलेंगे उसके अकॉर्डिंग शायद डायनामिक हो कि हम कुछ और कर रहे हैं साथ में। इंटरेस्टिंग। मोबिलिटी सेक्टर में कोई और कंपनी जिसको आप बहुत लुकअप करते हैं वो क्या है? अभी राइट नाउ जो भी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक बसेस से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली है तो उनको हम डे टू डे बेसिस पे शेयर करते हैं। ओके, फैमिली और वर्क में एक चूज करना है, किसे करेंगे? वर्क। ओके, और लास्ट चीज अगर आपको अब हमारे ऑडियंस के लिए, दिस इज नॉट अ रैपिड फायर क्वेश्चन, हमारे ऑडियंस के लिए एक फाइनल एडवाइस छोड़ना है, गिवन दैट बढ़ता इंडिया देखो एक ऐसी कम्युनिटी देखती है जिनको अपना बिजनेस शुरू करना है, इंस्पायर होते हैं, अपने जॉब में भी रहते हैं तो वो एंटरप्रेन्योर्स की बातें सुन के समझते हैं कि आगे के लाइफ में मुझे शायद ये एक चीज 2 चीज पिक करनी है। तो उसके लिए अगर अनिमेश अगर 2 वर्ड्स छोड़ना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं अपनी जर्नी को ही कंसिडर करूँगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, फॉर मी इट्स लाइक अ परसिस्टेंस इज़ द की। बहुत सारे चैलेंजेस आए बट माइंड में कभी ऐसा आया नहीं कि यार ये जॉब कर लेता हूँ इसको छोड़ देता हूँ। और जब परसिस्टेंस होगी और थॉट होगा कि कुछ बिल्ड करना है तो महफिल बनते चलेंगी, लोग मिलते चलेंगे, धंधा बनता चलेगा। Thank you so much Animesh for coming to Barta India Dekho and gracing the occasion. Thank you. You were flawless and smooth throughout the conversation and I'm sure बहुत मजा आएगा audience. Actually this is very first time for me. मैंने कभी आज तक कोई डिस्कशन भी नहीं करी है। Oh wow, तो for that matter you are very good. Thank you for coming to the fact. कैसा लगा आपको एपिसोड? वेल मेरे साथ जो अटक गया वो था बस बडीज को बेसिक एटिकेट सिखाना कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है। कभी कभी हमारे बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स में बहुत छोटी चीजें डिफरेंस कर जाती है और मुझे लगा उनमें से एक ये था। उसके साथ आई एब्सोल्युटली लव द वे हाउ ही कामली पुट फॉरवर्ड ऑल द थॉट्स, ऑल द डिस्कशंस, ऑल द डिसीजंस एंड हाउ ही सेड कि को फाउंडर को कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स होना जरूरी है ताकि पूरे कंपनी को 360 डिग्री व्यू मिले and each person is able to stand for themselves in an audience of founders. Thank you very much for watching this episode and don't forget to like and subscribe. Until the next one, see you soon.